हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एचपीजीके का 71 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे जो पार्ट्स हैं आपको पसंद आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 825। इन विच स्टेट वर द विलेजेस संगोग एंड बटेर लोकेटेड बिफोर देयर ट्रांसफर इन 1950? 1950 में स्थानांतरण से पहले संगोग और भटेर गांव किस राज्य में सम्मिलित थे? देखो, 1950 में कुछ एक टेरिटोरियल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ एक एरिया जो है वो महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाए जाते हैं। कुछ एक एरिया जो है वो ईस्ट पंजाब में मिलाए जाते हैं। कुछ एक एरिया जो है वो पेप्सू में मिलाए जाते हैं या फिर पेप्सू से महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाए जाते हैं। तो इस तरह का कुछ टेरिटोरियल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से एरियाज जो है वो ट्रांसफर किए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महासू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जो एरियाज है उनको मिलाया गया था। तो इसमें आपने याद रखना है कि ईस्ट पंजाब से कौन कौन सा एरिया जो है वो महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया था। तो उसमें था एक तो सोलन कैंटोनमेंट आपने याद रखना है, कोटगढ़ आपने याद रखना है और कोटखाई आपने याद रखना है। तो ये 3 एरियाज़ जो है वो ईस्ट पंजाब से महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाए गए थे। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से 2 एरियाज़ जो है वो महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाए गए थे। वो विलेजेस कौन-कौन से हैं? एक तो संगोग हो गया और एक बटेर हो गया। ठीक है? तो ये 2 विलेजेस जो है वो उत्तर प्रदेश से कहाँ पे मिलाए गए थे? महासू में। वहीं हम बात करते हैं पेप्सू एरिया का, तो पेप्सू एरिया से बहुत सारे जो विलेजेस हैं या बहुत सारा एरियाज़ जो है उनको महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया था। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुफरी उनमें से एक था। एक धारकुलग जो विलेज है वो था। गोइला हो गया, जिमराहा हो गया, नाथल हो गया, कुंजियारा हो गया, सुरेता हो गया, बड़ागांव हो गया। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाया जाता है। तो बस आपने एक बार इनको नज़र मार लेनी है सो दैट जब एमसीक्यू आपके पास आए तो ऑप्शंस निगलेक्ट करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि महासू डिस्ट्रिक्ट से कौन-कौन सा एरिया जो है वो ईस्ट पंजाब में मिलाए गए थे। देखो, अभी तक हमने क्या जाना कि महासू डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सा एरिया जो है वो ईस्ट पंजाब से मिलाए गए थे। तो उनमें से एक सोलन कैंटोनमेंट था, एक आपका कोटगढ़ हो गया और एक कोटखाई। तो ये 3 एरियाज़ मिलाए गए थे महासू में। अब हम रिवर्स बात कर रहे हैं कि महासू डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट पंजाब में कौन-कौन से जो एरियाज़ हैं उनको जोड़ा गया था। तो उनमें से मोस्ट फेमस संजौली, ठीक है? आप सब यहाँ पर घूमते भी होंगे। भराड़ी हो गया और चक्कर हो गया। तो ये जो एरियाज़ थे वो किसमें मिलाए गए थे? ईस्ट पंजाब में। और हम बात किसकी कर रहे हैं? 1950 की जो टेरिटोरियल चेंजेस है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोस्पेक्ट हिल का कुछ एक पोर्शन, ठीक है? सुमटी एरिया, पट्टी रिहाना जो है, ये जो एरियाज़ है वो कहाँ पे मिलाए गए थे? ईस्ट पंजाब में। वहीं बात करें कि पेप्सू में कौन-कौन सा जो एरियाज़ है वो मिलाए गए थे, तो उनमें आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का बहुत ही छोटा पोर्शन, उनमें भी रामपुर वांका हो गया और कोठा विलेज हो गया, जो कि आपको शिमला और बरौली के बीच देखने को मिलते हैं, वो आपके पेप्सू में मिलाए गए थे। तो बस आपने एक बार इनमें नज़र मार लेनी है। आपके लिए मैंने बहुत सिंपल नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, तो बस आपने एक बार इनको रीड कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि संगोग और बटेर जो विलेजेस है, वो ट्रांसफ़र होने से पहले कहाँ पर सिचुएटेड थे? तो अभी हमने डिस्कस किया ये विलेजेस कहाँ पे थे? उत्तर प्रदेश में। तो 1950 के जो टेरिटोरियल चेंजेस हमें देखने को मिले, तो महासू डिस्ट्रिक्ट में इनको बाद में ऐड कर लिया गया था और कहाँ से ऐड किया गया था? उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 826। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूलर ऑफ सुकेत वॉज द फोर्ट ऑफ देहर बिल्ट? सुकेत के किस शासक के शासनकाल में देहर का किला बनाया गया था? देखो, सुकेत हिस्ट्री में एक राजा थे मदन सेन। तो इस क्वेश्चन से हम मदन सेन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मदन सेन के बारे में। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था पांगना से लोहारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। देखो, सुकेत हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो कैपिटल शिफ्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको मैं इस क्वेश्चन में जितनी भी कैपिटल्स हैं उनको मैं यहीं पे ही कवर करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले सुकेत की जो कैपिटल थी वो रही पांगना। ठीक है? और पांगना किसके टाइम में रही थी? बीरसेन के टाइम में। इस तरह से ही आपने फैक्ट्स बना लेने हैं। उसके बाद अगर बात करें लोहारा, पांगना के बाद जो कैपिटल शिफ्टिंग हुई वो थी लोहारा और लोहारा किसके टाइम में थी? मदन सेन। मदन सेन के टाइम में। तीसरी कैपिटल इनकी बनती है करतारपुर। करतारपुर जो कैपिटल रही वो थी करतार सेन के टाइम में। नाम से ही पता लग रहा है करतारपुर, करतार सेन। और चौथी कैपिटल जो इनकी रही बनेड़। बनेड़ किसका पुराना नाम था? सुंदरनगर, आपको पता भी है। और ये जो कैपिटल थी ये रही विक्रम सेन के टाइम पे। विक्रम सेन के टाइम पे। तो ये 4 कैपिटल्स हमें देखने को मिलती है सुकेत हिस्ट्री में। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान में रखना है कि पांगना से लोहारा कैपिटल शिफ्ट किसने की थी? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मदन सेन। तो मदन सेन से आपने ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना है। उसके बाद इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल है अष्टम्भनाथ,
ये टेम्पल भी इन्होंने बिल्ड किया। देखो इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स भी बनाए, ठीक है, एक एक करके हम अभी पढ़ने भी वाले हैं। तो बस आपने शॉर्ट में याद रखना है, इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए, जैसे कटवाल वहा, ठीक है, ये जो फोर्ट है ये कुटलैर बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है। सिवनी फोर्ट इन्होंने बनाया, तिनोई फोर्ट इन्होंने बनाया, जो कि अब बिलासपुर में हमें देखने को मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है देहर फोर्ट, ठीक है, तो देहर फोर्ट भी किसने बनाया था? मदन सेन ने। और इसके बाद इन्होंने देखो बहुत सारा जो एरिया है वो इन्होंने जीता। तो कुल्लू को जीतने के बाद उसकी टेरिटरी पे भी इन्होंने एक फोर्ट बनाया था। उस फोर्ट का नाम इन्होंने क्या रखा था? मदनपुर फोर्ट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेंशंस किए, उनमें से एक था बटवार। तो राणा ऑफ बटवार को भी इन्होंने हराया था। और उस टाइम पे बटवार का राजा कौन था? श्रीमंगल। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपने मदन सेन से क्या याद रखनी है कि इनके टाइम में जो सुकेत था वो अपने पीक पर पहुंच गया था इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे अगर आए तो यहाँ पर पूछा गया है देहर फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? तो आपको पता है मदन सेन ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे, तो देहर फोर्ट भी किसके द्वारा बनाया गया था? मदन सेन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है A27। यहाँ पर आपके पास फेस्टिवल्स गिवन है और यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड में उनके मंथ्स गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो सीक्वेंस आपको यहाँ पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन से हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ पंगवाल्स। अगर आप नॉर्मली इन क्वेश्चंस को देखें तो आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे त्याने दिया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो त्याने हैं ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इस तरह से भी आपने इनको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम पंगवाल फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फेस्टिवल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है तयाने। देखो तयाने फेस्टिवल जो है ये अगस्त महीने में मनाया जाता है। सेकेंड फेस्टिवल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें वो है यहाँ पे दिखरेन। तो ये फेस्टिवल सावन महीने में मनाया जाता है, यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में ये मनाया जाता है। तीसरा फेस्टिवल आपने यहाँ से याद रखना है परवाज। परवाज फेस्टिवल जो है ये भादो महीने में हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगस्त और सितंबर मंथ में ये मनाया जाता है। फिर है हिशु, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिशु जो है ये न्यू ईयर डे के रूप में ये मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने पहले ध्यान में रखने हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला फेस्टिवल यहाँ पर दिया गया है तयाने। तो तयाने फेस्टिवल हमने देखा कि अगस्त महीने में मनाया जाता है। तो अगस्त मंथ जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है दिखरेन। दिखरेन फेस्टिवल जो है ये सावन के महीने में मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा सी। उसके बाद है परवाज। परवाज जो फेस्टिवल है ये भादो मंथ में मनाया जाता है, यानी कि अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। तो भादो मंथ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिशु जो है ये एक न्यू ईयर डे के रूप में ये मनाते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसका? बी सी डी ए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है A28। इन विच ईयर वॉज द पिन वैली नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड? तो इस तरह से ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको सारे डिटेल में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हम नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क्स है। उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये हमें देखने को मिल जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका एरिया भी आपने याद रख लेना है, 1171 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। वहीं कुछ एक फैक्ट्स यहाँ से आपने याद रखने हैं। इसको देखो एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1984। 1984 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पर इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा है वो कब दिया गया था? 1999 में। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1984। नेशनल पार्क कब बना था? 1999। उसके बाद 23 जून 2014, 23 जून 2014 को दोहा में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उनको एक बार लास्ट में हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क। ये हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। एरिया इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? विद डेट याद रख लो, 9 जनवरी 1987, ठीक है। तो पिन वैली का आपने एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है। उसके बाद है इंद्र किला। ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद है खीर गंगा। ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। एरिया आप देख सकते हैं। इसको भी 2010 में ही एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सिंबल बारा। ये हमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस नेशनल पार्क से आपने याद क्या रखना है, ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है और इसका एरिया भी आपने याद रखना है। और उसके बाद बात करें इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था? तो 1958 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। और इसी नेशनल पार्क को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क।
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क जो है वो किस पार्क का नाम है। तो सिंबल बारा नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? शेर जंग नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन से हमने हर एक पार्क के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जाने। इसके बाद अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था पिन वैली नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश कब किया गया था। तो विद डेट मैंने आपको बताया था 9 जनवरी 1987। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 829। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैड द लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट। यहाँ पर आपसे लिटरेसी रेट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उसमें भी पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी पूछी गई है? रूरल। तो ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर रूरल लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जो यहाँ पर आता है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। लिटरेसी रेट में भी हमीरपुर पहले नंबर पे है, और अगर हम रूरल कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमीरपुर पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रिक्ट ऊना। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रख लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लास्ट से बात करते हैं तो लास्ट का सीक्वेंस भी आप याद रख लो। लास्ट के सीक्वेंस में सबसे लास्ट नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट चंबा। 12वें नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? चंबा। उसके बाद अगर 11th नंबर की बात करते हैं तो 11वें नंबर पे हमें देखने को मिल जाता है लाहौल एंड स्पीति। क्लियर। इसके बाद देखो अलग अलग कैटेगरी में भी इसको पूछा जाता है। जैसे कैटेगरी किस तरह से पूछी जाएगी कि मेल में बताओ कि रूरल लिटरेसी रेट कितना है। तो मेल कैटेगरी में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो टॉप का सीक्वेंस तो सेम है, पहले नंबर पे हमीरपुर है, दूसरे नंबर पे ऊना है, और तीसरे नंबर पे कांगड़ा है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस लोएस्ट में आता है। तो अगर हम लोएस्ट से यानी कि लास्ट से बात करते हैं तो लास्ट नंबर पे 12वें नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल जाता है? चंबा। और 11वें नंबर पे हमें देखने को मिलता है सिरमौर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखो नॉर्मल अगर रूरल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति 11वें नंबर पे था और यहाँ पर सिरमौर लास्ट नंबर पे था। अगर फीमेल लिटरेसी रेट की भी बात करते हैं तो फीमेल लिटरेसी रेट हूबहू रूरल लिटरेसी रेट की तरह ही है। तो पूरा सीक्वेंस आपने रूरल का याद रखना है, वही सीक्वेंस फीमेल कैटेगरी का भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन पे आए, यहाँ पर पूछा गया था लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है 830। व्हाट इज द टर्म फॉर the inheritance rule where property is first divided among wives and then among their respective male children। उत्तराधिकार के उस नियम को क्या कहते हैं जिसमें संपत्ति को पहले पत्नियों के बीच और फिर उसके संबंधित पुत्रों के बीच विभाजित किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन से हम पंगवाल ट्राइब के बारे में कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर जानने वाले हैं। पंगवाल ट्राइब में जो प्रॉपर्टी डिवीजन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है पगवंत और दूसरी तरह का जो प्रॉपर्टी डिवीजन होता है उसे कहते हैं चुंदावन। तो दो प्रॉपर्टी डिवीजन हमें पंगवाल ट्राइब में देखने को मिलते हैं। एक एक करके समझते हैं किस तरह से प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है। देखो सबसे पहले बात करेंगे पगवंत की। पगवंत में किस तरह से होता है, मान लो एक राजा की 3 वाइफ्स है, ठीक है। तो इसमें किस तरह का डिवीजन होता है, मान लो ये जो पहली वाइफ है इसके 2 बेटे हैं, और जो सेकंड है इसकी 1 बेटे हैं, और जो यहाँ पर थर्ड वाइफ है इसके 3 बेटे हैं। तो पगवंत जो प्रॉपर्टी डिवीजन होता है इसमें वाइफ्स के बीच प्रॉपर्टी डिवाइड ना करके डायरेक्टली जो इनके बच्चे हैं आगे जो मतलब मेल ऑफस्प्रिंग्स है उनके बीच ही डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है। जैसे फर्स्ट जो वाइफ थी इसके 2 बेटे थे तो 2 बेटों के बीच प्रॉपर्टी, और यहाँ से जो सेकंड वाइफ है इसका ये वाला बेटा, और जो ये थर्ड वाइफ है इसके 3 बेटे। तो ये जो सारे मेल ऑफस्प्रिंग्स है इनके बीच ही प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होती है। अगर वहीं बात करें चुंदावंत प्रॉपर्टी डिवीजन का तो इसमें राजा की जो वाइफ्स होगी उनके बीच पहले इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी, उसके बाद उनके जितने भी आगे बच्चे होंगे, मान लो इसके पास मान लो 50 हेक्टेयर्स की लैंड आई, ठीक है, मान के चलो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो इसके मान लो 2 बेटे हैं तो 25 इसको चला जाएगा और 25 इसको चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें पहले वाइफ्स के बीच इक्वली शेयर डिवाइड किया जाता है, उसके बाद जो उनके आगे बच्चे होंगे तो वाइफ्स के शेयर में से ही उनके बच्चों को भी आगे प्रॉपर्टी दी जाती है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी डिवीजन होता है आपका चुनाव। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उस प्रॉपर्टी डिवीजन को बताइए जहां पर जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट जो है वो वाइफ्स के बीच डिवाइड की जाती है, उसके बाद उनके जो मेल चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रॉपर्टी दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं चुंदावन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 831। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ कंपास हेडेड बाय गोवास। तो देखो इस क्वेश्चन से हम कंपा ट्राइब के कुछ एक पॉइंट्स को यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे इनके पॉपुलर डिजाइन की बात करते हैं तो कंपा ट्राइब का जो मोस्ट पॉपुलर डिजाइन है वो है ड्रैगन।
ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, खम्पा ट्राइब जो है, इन्होंने पश्मीना वूल को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो ये वाली लाइन भी आपने याद रख लेनी है। उसके बाद अगर इनके ट्रेडिशनल काउंसिल की बात करते हैं, तो शुजुम चुंगी इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल होती है, ठीक है। तो इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल को क्या कहते हैं? शुजुम चुंगी। और इस काउंसिल को जो लीड करता है उसे कहते हैं गोवा। तो यहाँ से आपने वर्ड याद रखना है, एक तो गोवा और एक शुजुम चुंगी। तो शुजुम चुंगी क्या है? इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इनका डिजाइन क्या है? ड्रैगन, ये आपने याद रखना है। और पश्मीना वूल को इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ये पॉइंट आपने यहाँ से बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 832। विच डिस्ट्रिक्ट्स वर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट फोरम बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन इन 1997? 1997 में पुनर्गठन से पहले शिमला जिला फोरम के अधिकार क्षेत्र में कौन से जिले थे? देखो, अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा, तो हमने वहां पर बात की थी स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम की। उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? विद डेट हमने देखा था 1 नवंबर 1989 को डिस्ट्रिक्ट फोरम को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे था? शिमला में, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री में हम जाएंगे पहले। उसके बाद देखो 1995 में दो नए डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स बनाए जाते हैं, एक तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में और एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में। तो डिस्ट्रिक्ट याद रख लो, कांगड़ा। और एग्जैक्ट कहाँ पे इसको ओपन किया गया था? धर्मशाला में, ठीक है। 1995 तक तीन डिस्ट्रिक्ट फोरम को ओपन कर लिया गया था। अब इन डिस्ट्रिक्ट फोरम के जुरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट फोरम है, इसमें कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो इनके जुरिडिक्शन में रखे गए। तो इसके अंतर्गत आता था शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। तो ये चार जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो किस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंतर्गत आते थे? शिमला। उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट फोरम जो था, इसके अंतर्गत कौन कौन सा एरिया है? मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और हमीरपुर। और शायद ऊना भी यहाँ पर ऐड किया गया है, क्योंकि ऊना को यहाँ पर देखो, ऊना यहाँ पर भी ऐड है और ऊना यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जो कि धर्मशाला में ओपन किया गया था। इसके जुरिडिक्शन में कांगड़ा को रखा गया, चंबा को रखा गया और ऊना को भी इसमें रखा गया। तो यहाँ से आपने याद क्या रखना है? डिस्ट्रिक्ट फोरम को ओपन कब किया गया? 1995 में तीन डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए, कहाँ पर बनाए गए और उनके जुरिडिक्शन में कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको ऐड किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया था शिमला डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते थे? तो इसके अंतर्गत आते थे शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 833। व्हाट इज छुरी? छुरी क्या है? देखो, इस क्वेश्चन से हम पंगवाल ट्राइब के बारे में कुछ एक पॉइंट जानेंगे। अगर हम छुरी की बात करते हैं, तो छुरी एक क्रॉस ब्रीड होती है, किसकी? याक और काऊ की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वहीं बात करें पंगवाल ट्राइब में डिवोर्स को क्या नाम दिया जाता है? चारदे। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि चारदे है क्या? तो चारदे आपने याद रखना है, ये डिवोर्स सिस्टम है पंगवाल ट्राइब में। तो ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ से बस याद रखने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी HPGK की एक MCQ बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी PDF आती है। अगर आप इन दोनों को ही लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके इन दोनों PDFs को परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।